गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को, उसको डिस्कस किया था। और आज हम जैसा कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के लास्ट पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, ये सब चीजें तो समझा जाए। तो समझे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम लोग क्लास 9 से जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ किसी मॉलिक्यूल में अवेलेबल हर एटम्स को उसके सिंबल और नंबर्स के साथ दिखाना, वह हुआ मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ फॉर्मूला और अ कांसेप्ट थ्रू व्हिच a molecule is represented with their symbol and exact number of it. Molecular formula के लिए बोल सकते हैं कि it is a concept through which a molecule or compound is expressed in terms of their symbol or exact number of atoms available in that compound. मतलब हम molecular formula अगर लिखना चाहे तो हमारे पास इथीन का molecular formula हो जाएगा C2H2, एथेन का हो जाएगा C2H6, बेंजीन भी लिखने चाहे तो बेंजीन का हम लिख सकते हैं C6H6। सिमिलरली मतलब जो भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहे तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वाटर का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो H2। ये सब इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि एक मॉलिक्यूल्स में एग्जैक्ट कौन-कौन से एटम कितनी संख्या में अवेलेबल। ठीक है, अब इसका जो हेडिंग का दूसरा पार्ट था एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है उससे समझो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कहता है कि अगर आप क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर रहे हो, क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर रहे हो मतलब कि आप चाहते हो कि क्वांटिटी का कितना प्रतिशत कौन सा एटम है क्या नहीं है, तो उस केस में आपको एग्जैक्ट नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। आपको लेना होता है एटम्स के रेशियो, या फिर बोल सकते हैं होल नंबर रेशियो। क्या बात बोल रहे हैं तो समझा। अगर हमें इथेन को एनालाइज करना है, बेंजीन को एनालाइज करना है या फिर इथीन को एनालाइज करना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कार्बन 2 है कि हाइड्रोजन 6। हमें मतलब है कि इस फॉर्मूला में हर इंडिविजुअल एटम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है, ताकि हम कैलकुलेशन को इन जनरल कर सकें। एम्पिरिकल फॉर्मूला इन्हीं फॉर्मूला से, जो कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इनके सिंपलेस्ट रेशियो को कहा जाता है। ठीक है, जैसे सिंपलेस्ट रेशियो कहा जाए तो हम यहाँ पर बोले कि इथीन जो होगा तो इथीन है अपना C2H2, लेकिन अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बात किया जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला इसका आएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो, जो कि क्या आ गया CH। तो 2:2 जो कि आया 1:1, जो फॉर्मूलास को हम CH बोल सकते हैं कि यह इसका सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला। C2H6 तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आया C के एक कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन मतलब CH3। अगर हम बेंजीन की बात करें तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो आएगी वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आया CH। अब देखो इन सब चीजों में क्या, तो हम देख रहे हैं कि यह जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जो हमें होल नंबर रेशियो के टर्म्स में बताया, जहां हमने सिंबल को और होल नंबर रेशियो इंटीजर को यूज किया है, यही फॉर्मूला कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, जिस फॉर्मूला की मदद से हम केवल उस कंपाउंड में अवेलेबल एटम्स को उसके सिंपलेस्ट रेशियो में दिखा रहे, तो यह कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब लोग की एम्पिरिकल फॉर्मूला चीज क्या थी? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ने क्या किया कि उस कॉमन फैक्टर को हटा दिया जो उनके बीच था। जैसे यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कॉमन फैक्टर 2 यूनिट का है, मतलब कि इस फॉर्मूला से को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को 2 डिवीजन के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला मिला वो मिला CH। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो मैथमेटिकल कॉमन ले सकते हो, आप सिंपल सोचो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाया गया। तो
मैथमेटिकली जो आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो उसको निकाल दिया गया, जिसको बोला गया सिंपलेस्ट रेशियो में। तो आप इन दोनों से कॉमन 2 निकालते तो 2 निकालते तो बचता CH3 जो कि आपको फॉर्मूला बचा। यहाँ पर अगर कॉमन 6 निकाल देंगे तो बनता CH2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूलाज के बारे में समझा। एम्पिरिकल फॉर्मूला nth टाइम 1/nth टाइम्स होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का nth हिस्सा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जानते हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ही n हिस्सा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बोलोगे कि n ये क्या है, तो यह जो n है इस n को कहा जाता है n फैक्टर, जो कि कॉमन हो सके सारे के सारे एटम्स के बीच में, एक मैथमेटिकल नंबर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कॉमन के रूप में निकाला जा सकता। ठीक है, जैसे कि आप बोलोगे कि फिलहाल इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में लिखे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला ये CH है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप एथिन पहुंच जाइए 3 नंबर से। यहाँ CH है तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर देगा तो बेंजीन पहुंच जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात में जो समझा जाए, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड के लिए सेम हो सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं रह सकते। जैसे आप देखो हमने एग्जांपल भी लिया है इस तरह से कि एथीन और बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको सेम मिल रहा है CH और CH। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन बी सेम फॉर मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स को सेम रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक डिफरेंस मेजर। दूसरी चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 8 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक डिफरेंस, 8 क्या है, इट इज अ कॉमन फैक्टर between the atoms present in a molecule। ठीक है, अब बोलोगे कि इस हिसाब से हमें क्या पता चला, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 8 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वह भी n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल वेट होगा। आप समझो कि अगर बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 6 × 12 72 और 6 78 78 और CH जो हुआ 12 + 1 30। आप देखो तो चेक करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था वो 6 टाइम ग्रेटर था, तो CH में 6 टाइम ऐड हुआ तो बना बेंजीन C6H6। और जो वेट है एम्पिरिकल वेट जो निकला, एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो वेट निकला वो निकला 13 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो वेट निकला 78। यह भी 13 का 6 टाइम है, मतलब कि हम जो बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट भी n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल वेट होगा। ठीक है, तो ये अपने एक रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है जो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में जाता है। बहुत सारे लोग इस पर नोट्स लंबा चौड़ा लिखेंगे तो नोट्स में लिखते हैं कि क्या फायदा है क्या नहीं है, तो समझे सिंपल, हम इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। मतलब ये सिंपल है कि इस फॉर्मूला में जितना प्रतिशत कार्बन होगा, जितना प्रतिशत हाइड्रोजन होगा, उतना ही परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर में होगा स्पेसिफिक। तो बड़े स्ट्रक्चर को, बड़े मैथमेटिक्स को ना डील करके छोटे मैथमेटिक्स को डील करने के लिए, यूनिट लेवल को डील करने के लिए यह कॉन्सेप्ट एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट को लाए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम भी करते हैं जिस प्रॉब्लम के आधार पर हम कुछ फॉर्मूला एनालिसिस को सीखेंगे। एक सैंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं और उस सैंपल प्रॉब्लम में हमें कैसे सॉल्व करना है और कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचेंगे, कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी सैंपल का फाइंड करेंगे, उसे देखेंगे। क्वेश्चन है a compound having following composition magnesium 9.76%, sulfur 13.01%
ऑक्सीजन 26.01%, वाटर 51.22%। अब हमें पूछ रहा है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूलाज बताइए। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पूछ रहा है to find the empirical formula of this compound। ठीक है, जहां पर हमारे पास डिटेल में दिया हुआ है कि Mg का एटॉमिक मास जो होगा वो होगा 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 और हमारे पास वाटर जो है वो 8। प्रॉब्लम हमारे सामने है, प्रॉब्लम के सामने में अब हम लोग उस मॉलिक्यूल को फाइंड करना चाहते हैं जिसमें इतने परसेंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट दिए। ठीक है, कुछ टेक्निक आप लोग अटेम्प्ट भी ले सकते हो, अगर हमें उम्मीद है कि आपको अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो नहीं बनेगा तो अच्छा बात है कि हम लोग देख लें, इंतजार कर लें और अगले क्वेश्चन से अटेम्प्ट लेंगे। तो चलो थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड कंस्ट्रेंट हो जाएगा तो हम क्या कर लेते हैं कि इस डिटेल को सामने में लिख देते हैं। तो Mg जो है 9.76%, सल्फर 13.01%, ऑक्सीजन 26.01%, वाटर अपना है 51.22%। चलो क्वेश्चन के डिटेल को ऐसे जब भी आप लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दे और अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद आपको बोल रहा है कि आप फाइंड कीजिए मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो कैसे फाइंड करना है तो समझिए। हमें एक टेबल बनानी है जिसमें पहले में हमें रखना है कि हम किसकी कंस्टिट्यूएंट मतलब कि हमारे कंस्टिट्यूएंट क्या क्या थे उस पहले टेबल में लिख रहे हैं। पहले टेबल में कंस्टिट्यूएंट है Mg, सल्फर, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, हमने कंस्टिट्यूएंट को पहले टेबल में रख दिया है पहले कॉलम में और कॉलम 1 कंप्लीट। उसके बाद एटॉमिक वेट और मोलर वेट, ये तरीका इसलिए बता रहे कि यही एक तरीका है जो लोग यूज करते हैं। आप मतलब सबका समझ सकते हो, लेकिन आप अगर खुद से सॉल्व करने जाओ तो बहुत ही विशाल मैथमेटिक्स को सॉल्व करना चाहिए। तो आप दूसरे टेबल में या तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। तो Mg का 24, सल्फर 32, 16, 18 जो क्वेश्चन में दिया हुआ। अगली टेबल में हम बना रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो कि आपके प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम में परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है Mg 9.76%, ये है 13.01, 26.01 और 51.22%। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख लिया तो उसके बाद आपको एक टेबल बनानी है रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, तो समझिए रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स तो क्या हो जाता है कि आप 1 मिनट के लिए मान लेते हो ये टोटल अभी मिलकर के 100 ग्राम सैंपल बना, क्योंकि ये हर परसेंटेज टोटल आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 100। तो आप मान लो कि 100 ग्राम सैंपल बना है तो Mg का कितना मोल है, तो अगर 100 ग्राम सैंपल बना है इसका मतलब इतना ग्राम Mg। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम सबके मोल को निकालते हैं। तो हम निकाले रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, तो वो आया 9.76 और 24, ये आ रहा है 13.01 डिवाइडेड बाय 32, 26.01 डिवाइडेड बाय 16 और ये आया 51.22 डिवाइडेड बाय 20। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन आप करने आ रहा है तो कर लीजिए। हम अब कैलकुलेशन को हम अपने कैलकुलेट पहले किए हुए हैं उस वैल्यू से लिख दे रहे हैं ताकि हमें करना ना पड़े। 0.406 1.625 और अगला वैल्यू है 2.846
अब हम देख चुके हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स को है, तो समझते हैं यह जो नंबर हमें मिला है इन नंबर्स में से जो सबसे छोटी नंबर मिले, जो आपको सबसे छोटा नंबर मिले उसमें सारे रिजल्ट को डिवाइड कर। तो अगला कॉलम हम बना रहे हैं जिसमें हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर मिला है उसे हम डिवाइड करें। डिवाइड कर दीजिए 0.406 को 0.406 से, तो सबसे छोटा नंबर यही है। दूसरा 0.406 को 0.406 से। तीसरा 1.625 को 0.406 से और 2.846 को 0.406 से। कॉलम हम क्या कर रहे हैं, एक रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे छोटा वैल्यू जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल मिलेगा उससे डिवाइड करें। ये वैल्यू आएगी 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू आएगा 4 4 जा और ये 7। देख लीजिए अब हम इस कॉलम में लिख रहे हैं होल नंबर रेशियो जो आया है, होल नंबर रेशियो। अगर मान लिया जाए कि अभी के लिए फिलहाल तो ये इंटीजर नंबर आ चुके हैं, अगर ये नंबर नहीं रहता तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हमें इससे होल नंबर बनाया जाता। तो होल नंबर रेशियो अभी आया 1147, 1147। तो अब देखिए कि अगर आपका टेबल इतना बनकर तैयार है 1147 का, ठीक है, ओके अगर आपका रिजल्ट 1147 जैसा हमें आया, अगर ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारा 1147, हमारा कैमरा एक गिर गया था, कैमरामैन सलामत है, ठीक है। तो 1147 रिजल्ट क्या बताता है तो समझा रहा। 1147 रिजल्ट हमें बता रहा है कि Mg जो है 1 होगा मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल्स पे Mg के एटम की संख्या 1 होगी, सल्फर होगा 1, ऑक्सीजन होगा 4 और वाटर होगा 7। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स निकल के आया है, यह जो रेशियो हमें फाइंड लास्ट में मिला है 1147, वो यह बात बताया कि हमारे मॉलिक्यूल्स में Mg 1 होगा, सल्फर 1 होगा, ऑक्सीजन 4 होगा और वाटर 7। मतलब अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखना चाहें, क्योंकि इस हेल्प से जो फार्मूला हम लिखेंगे वो लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, और अगर इस हेल्प से एम्पिरिकल फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला में Mg1 मतलब Mg, सल्फर 1 is, ऑक्सीजन 4 O4 और वाटर का 7, मतलब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला MgSO4 into 7H2O जो बन के आया। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने में जिनको भी अगर हल्का दिक्कत हो उनको बता दे कि क्या कर रहे हैं। हमने परसेंटेज के हिसाब से मान लिया कि सैंपल 100 ग्राम बना है, तो 100 बनने का मतलब है कि हर किसी के लिए रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकाला। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल को रेशियो में निकाल लिया ताकि हमें ये पता चले कि किस रेशियो में कौन कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स है, और उसी रेशियो को केवल एक इंटीजर होल नंबर बनाने के लिए हमने कैलकुलेशन आगे किया है। जो आया था 1147, 1 इंप्लाइज करता है कि उस मॉलिक्यूल में एक मैग्नीशियम को लिख दिया, सल्फर 1 को लिख दिया, ऑक्सीजन 4 को लिख दिया और वाटर 7 हो, जैसा कि मॉलिक्यूल बने। ठीक है, तो इस वीडियोस के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे के वीडियोस में इसके आगे देखेंगे, और मोस्टली ये चैप्टर फिनिश है। आप अपने हिसाब से किसी भी रेफरेंस से जेईई में, नीट या कहीं का भी क्वेश्चन बना सकते हो, आईटीएस का या किसी भी संस्था के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट लीजिए। नहीं बनता है तो आप कमेंट में सेक्शन कीजिए। किसी भी संस्था मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में, वो चाहे हैदराबाद हो, विजयवाड़ा हो, विजयनगर हो, कोटा हो, दिल्ली हो, कहीं का भी बनाइए। किसी भी बड़े छोटे संस्था का A to Z सवाल अब आपसे बन जाएंगे, ये गारंटी। ठीक है, थैंक यू।